हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाल स्टडी। आज हम लोग जीव विज्ञान पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए तो चलते हम लोग पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न में बोला जा रहा है पोषण किसे कहते हैं और जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है पोषण क्या है या फिर किसे कहते हैं और कितने प्रकार का पोषण होते हैं। ठीक है, तो पहला है कि भोजन को ग्रहण करने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए जरूरी पोषक तत्वों को बदलने की प्रक्रिया है। पोषण क्या है? भोजन को ग्रहण करना और उसको ऊर्जा में बदलना, जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व है उसको बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण में क्या होता है? जटिल कार्बनिक आहार का एंजाइमों की सहायता से सरल तत्वों में बदलना तथा कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, और पोषण विभिन्न प्रकार के होता है। पहला आता है स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोफिक। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो खुद बनाने से क्या है कि CO2 और जल के द्वारा प्रकाश और ऊर्जा की सहायता से स्वयं भोजन तैयार करते हैं। तो ये क्या है? स्वपोषी है। तो जैसे में क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे, ठीक है, शैवाल वगैरह, ये सब क्या है? स्वपोषी है। अब एक और है, अगला होता है विषमपोषी या कि हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, तो जो ये अपना भोजन अन्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी यानी कि हेट्रोट्रोफिक कहते हैं। अब एक आता है मृतपोषी यानी कि सेप्रोट्रोफिक। ये अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है, जिसको क्या कहेंगे? मृतपोषी कहेंगे। यानी कि जो जीव दूसरे सड़े गले या फिर मृत जीवों पर आश्रित रहता है तो उसको मृतपोषी कहेंगे। अगला है परजीवी यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरे जीवों पर रह के दूसरे जीवों की सहायता से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जू हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, ये सब क्या है? परपोषी है, सॉरी ये परजीवी है। ठीक है, इत्यादि ये सब क्या है? परजीवी है। चलिए अगला सेकंड प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है, ठीक है, क्या क्या जरूरी लगता है प्रकाश संश्लेषण होने में, ये सभी को समझाना है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहेंगे। और सभी हरे पेड़ पौधे में पर्णहरित होता है यानी कि क्लोरोफिल होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और सूर्य के सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण सरल अकार्बनिक अणुओं को कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थितीकरण करके कार्बनिक अणु जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया द्वारा जो है सिर्फ ग्लूकोज का ही नहीं उत्पादन होता बल्कि सूर्य के प्रकाश के मदद से ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। अब ये क्या होता है? सूर्य प्रकाश से विकिरण ऊर्जा से स्थितीकरण के कारण जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और जो कि ग्लूकोज अणुओं को संचित करता है। और संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों द्वारा समझते हैं। पहले देखिए, CO2 वातावरण से लेगा और H2O जड़ से, और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश मिलने से क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा और ऑक्सीजन बनाएगा और प्लस जल बनाएगा यानी कि जल वाष्प बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जल है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उपर्युक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है जो पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पौधे द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से, जल मिलने से और सूर्य के प्रकाश मिलने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हुआ। उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन और फिर से जल बनाता है। चलिए अगला, तीसरा प्रश्न कह रहा है एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसको एक प्रयोग द्वारा दर्शाना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसके लिए एक क्रोटन का पौधा लेंगे, ठीक है, और उसके लिए कोल्सियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़े और उसकी जो हरी और सफेद चित्तियों वाले जो रेखांकित उस पे करें, और इस पत्ती को बीकर में रख के पानी डालकर उसको कुछ देर तक उबालना है। उसके बाद गर्म पानी के पश्चात क्या करना है, उसको अल्कोहल में डालना है। अल्कोहल में डाल के क्या होता है, अल्कोहल में डालने के बाद जो भी उसमें क्लोरोफिल बचा रहेगा वो अल्कोहल के साथ जो है क्लोरोफिल घुल जाएगा और पत्ती से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है अल्कोहल या स्प्रिट में डाल दें। अब जो है अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ रख कर उबाले, और आप थोड़े देर में देखेंगे कि स्प्रिट हरे रंग का हो रहा है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का जो वर्णक होता है क्लोरोफिल, वो क्या होगा, पत्ती से अलग होकर पानी में घुल जाएगा। क्योंकि पत्ती में जो मौजूद हरा वर्णक है क्लोरोफिल, पत्ती से निकलकर धीरे धीरे कहाँ पे घुल जाएगा, अल्कोहल में घुल जाएगा, और पत्ती क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से सफेद हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, जब पत्ती रंगहीन हो जाएगा, इसमें कोई कलर नहीं बचेगा या फिर हल्के पीले रंग का या सफेद हो जाएगा, तब इसको क्या करना है, ठंडा बीकर में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और इस प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यकता को दर्शाने वाले प्रयोग ठंडा होने के बाद जो है पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धो ले। अब क्या करना है, पत्ती को जो पत्ती से जो क्लोरोफिल बाहर होकर अल्कोहल या स्प्रिट में घुल गया था, वो पत्ती को क्या करना है, बढ़िया से धो लेना है। और इसके बाद क्या करना है, इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन के कुछ बूंद डालें, ठीक है। अब इसको पेट्री डिश करने से मतलब है इस तरह से होता है प्लेट टाइप का, इस पे रख के क्या करना है, पत्ती पे आयोडीन डालना है। अब आप क्या देखेंगे कि चींटियों वाले भाग पर नीला नहीं हुआ, और जहाँ पे पहले जो हरा कलर का था, जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि सफेद भाग पर जो है आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, जहाँ पे सफेद था वहाँ पे कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि हरी चींटियों वाले जो मौजूद था, इसीलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई थी, जिससे उसमें मंड का निर्माण हुआ। परंतु पत्ती जहाँ पे सफेद था वहाँ पे क्लोरोफिल का अनुपस्थिति था, वहाँ पे मंड का निर्माण नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए उस भाग पर क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई और स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इससे यह साबित हुआ कि बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण होना, पत्तियों में स्टार्च का बनना, ठीक है, ये सब तभी संभव है जब पत्तियों में क्या हो, क्लोरोफिल हो, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसको क्या करना है, CO2 आवश्यक है, इसको साबित करना है, एक प्रयोग का भी वर्णन करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे और इसको लंबे समय तक क्या करेंगे, लंबे समय तक इसको अंधेरे में रखेंगे, और तब तक रखेंगे जब तक कि उसमें स्टार्च का उपयोग बंद ना हो जाए। और उसको फिर क्या करेंगे, एक चौड़े मुंह वाले बोतल में उसको पत्ती को एक रबड़ के सहायता से आधा पत्ती को अंदर कर देंगे, और इसमें कुछ भाग जो है KOH विलयन ले। अब उस पर क्या करना है, उपयुक्त पौधे की एक पत्ती को तोड़कर उसमें डालें और बोतल में फटी हुई कॉर्क के द्वारा, जैसे इस प्रकार का कॉर्क बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हल्का सा काट के इसको पत्ती को डाल देंगे, और ये आधा पत्ती बोतल में रहेगा, आधा पत्ती बाहर रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, और उसमें बोतल में कॉर्क के द्वारा इस प्रकार रखी कि आधी पत्ती बाहर रहे और आधी पत्ती बोतल के अंदर रहे। अब बड़े मुंह वाली बोतल स्टार्च रहित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यक है। इस उपकरण को इस प्रकार से देखिए, प्रयोग में जो है ये देखिए, ये बड़ा बोतल है, ठीक है। इसमें क्या किए, आधा पत्ती को एक कॉर्क के सहायता से आधा बोतल के अंदर पत्ती कर दी है और आधा पत्ती बाहर है। ये बोतल है और ये पत्ती है, ठीक है। इसमें क्या चीज का घोल रखे हैं, KOH का, क्या चीज का घोल है,
KOH का घोल है। अब क्या करना है, अब वायुरुद्ध करें और लंबे समय तक प्रकाश पत्ती को बोतल से बाहर निकाले। लंबे समय के बाद क्या करना है, ये बोतल से पत्ती को बाहर निकालना है। अब इसे क्या करना है, अल्कोहल में उबाले और जिसमें क्लोरोफिल समाप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो पत्ती जो था बोतल के, ये पूरे पत्ती को क्या करना है, तोड़ के अल्कोहल में, अब यहाँ पे अल्कोहल में उबालना है। ठीक है, अब ये आधा पत्ती में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला था और आधा पत्ती में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आधा पत्ती को हम क्या किए थे, बोतल में बढ़िया तरीके से बंद कर दिए थे, जिससे क्या होगा, आधे पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाएगा वातावरण से और आधा को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बोतल में हम लोग KOH का विलयन भर दिए थे। ठीक है, अब ये इस पत्ती को पेट्री डिश में रखे और उस पर कुछ बूंद आयोडीन का डालना है। फिर से वही प्रयोग दोहराना है हम लोग को कि वो पत्ती को अब रखना है। ठीक है, अब वो पत्ती पे क्या रखना है, पत्ती को रखना है और उस पर KOH का आयोडीन का विलयन डालेंगे। अब पत्ती का हुआ भाग जो आधा जो बाहर वातावरण में था वह नीला हो गया स्टार्च के उपस्थिति के कारण, और जो पत्ती बोतल के अंदर था उस पे अनुपस्थिति को दर्शाता, मतलब वो कोई रंग नहीं बदलेगा और जहां तक स्टार्च रहेगा, स्टार्च जो है आयोडीन से अभिक्रिया करके नीला हो जाएगा। ठीक है, और जहां बोतल में बंद था, पत्ती जितना दूर बंद था वहां पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, वहां स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, वहां पे कोई रंग नहीं दिखेगा, वहां पे अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न है अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा के पोषण का वर्णन करें। मतलब अमीबा किस प्रकार से पोषण करता है, उसका क्या भोजन है, उसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तो अमीबा एक प्राणी समपोषी विधि से पोषण करता है। यह एक सर्वाहारी जंतु है। ठीक है, ये सभी चीज खाता है। इसका भोजन जल में तैरते हुए जीवाणु हो गया, या फिर शैवाल हो गया, या फिर डाइटम आदि के सूक्ष्म जीवों के रूप में ही होता है। ठीक है, या तो जल से क्या करेगा, जीवाणु को खा लेगा, या फिर शैवाल को खा लेगा। ठीक है, इसीलिए इसको सर्वाहारी बोले हैं। इन सूक्ष्म जीवों को निगलने में जो विधि अपनाई जाती है उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये जो अमीबा जो भोजन करता है, ये सूक्ष्म जीवों को निगलता है, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ अपने जीवन को शरीर के किसी भी सतह से कूटपात द्वारा ग्रहण करता है। ये अपने जीवन में जो भोजन ग्रहण करता है, ये शरीर के किसी भी कूटपात द्वारा ग्रहण कर लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अमीबा किस प्रकार भोजन ग्रहण कर रहा है। ये इसका कूटपाद है, यहाँ पे इसका खाद्य कण है, यानी कि भोजन है। अब ये धीरे धीरे ये कूटपाद द्वारा क्या किया, ये भोजन को अपने और ले लिया, और ये धीरे धीरे अपना कूटपाद से इसको बंद कर देता है, और ये भोजन कहाँ, अमीबा के अंदर चला जाता है, और इसको अच्छी तरह से पाचन करके वो अपना पोषण करता है। चलिए अगला है पोषण विधि को निम्नलिखित पोषण विधि के निम्नलिखित चरण। हाँ चलिए देखिए इसको, अब ये अलग अलग चरण में पोषण विधि को पूरा करता है, भोजन को कंप्लीट करता है। अंतःग्रहण करेगा, फिर पाचन करेगा, फिर उसका अवशोषण करेगा, उसके बाद उसका बाह्य निक्षेपण करेगा। जब यह किसी भोज्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसे पकड़ने के लिए क्या करता है, अपना कूटपाद का बनावट उसकी ओर बढ़ता है, और ये कूटपादों द्वारा चारों ओर से घेर लेता है। यहाँ पे इस फिगर में हम लोग देखे हैं कि किस प्रकार अमीबा जो है, ये देखिए ये अपना जो कूटपाद का बनावट है उससे क्या करता है, इसको धीरे धीरे उसके ओर बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे वो कूटपाद के बनावट से इसको कैप्चर कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, इसको अवशोषण करता है, उसके बाद बाह्य निक्षेपण कर देता है। चलिए अगला है, अब पहले अंतःग्रहण, पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद क्या करता है अमीबा, बाह्य निक्षेपण करता है। अब जब ये तो बता ही दिए, भोजन के संपर्क में आता है तो उसको पकड़ने के लिए कूटपाद का बनावट उसकी ओर बढ़ता है, और यह कूटपादों द्वारा चारों ओर से घेर लेता है, जिससे क्या होता है,
और ये पाइलेनुमा रचना बनाती है और उसे फूड कप कहा जाता है। इस प्रकार से जो अमीबा जो है इस प्रकार से होता है। अब ये जो भोजन को पकड़ने के लिए इस तरह कप के जैसा जो आकार बनाता है, ये भोज्य पदार्थ हो गया। इसको पाइलेनुमा जो रचना बनता है उसे फूड कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड कप बोलते हैं। चलिए अब है अमीबा में अंतः कोशिकीय पाचन होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। अब इसमें भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। अब भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें अपाच्य पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। जिस प्रकार मनुष्य में एनस पाया जाता है उस प्रकार अमीबा में एनस नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। ठीक है, तो मनुष्य के आहार नाल में क्या क्या होता है? पहले तो मुख गुहा होगा, उसका हम पहले चर्चा कर लेते हैं। मुख गुहा का क्या काम होता है? भोजन को ग्रहण करता है और मुख स्थित दांत जो है भोजन के कणों को अच्छे से चबा के भोज्य पदार्थ को जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। और उसमें मुंह में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, वो लार को अच्छी तरह से मिला के लस्सेदार या फिर लुगदीदार बना देता है भोजन को। चलिए अब ये तो मुंह का काम हो गया, मुंह गुहा का काम हो गया। अब मनुष्य का जो आहार नाल है उसका दूसरा भाग होता है। उसके बाद भोजन मुख के बाद ग्रासिका और ग्रासनली द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में पहुंच जाता है। और अमाशय में फिर थोड़ा सा पाचन होता है इसका। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहाँ भोजन का मंथन जिसमें होता है और उसके बाद भोजन क्या होता है? छोटे छोटे में टूट जाता है। अब भोजन में नमक अम्ल का माध्यम को अम्लीय तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। इसमें क्या होता है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और ये भोजन को सड़ने से बचाता है। और क्या करता है? जो भी भोजन में बैक्टीरिया वगैरह या फिर जो भी सूक्ष्म जीव आता है उसको पहले नष्ट करने का काम करता है। उसके बाद ग्रहणी यानी कि अमाशय में पाचन के बाद जो है भोजन ग्रहणी में पहुंच जाता है, तो यकृत से आया रस जो है भोजन में अभिक्रिया करके वसा निर्माण कर देता है तथा माध्यम को क्षारीय बना देता है। जो भोजन अमाशय से अम्लीय होके आता है वो ग्रहणी में क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। उसमें पीत रस मिलके जिसमें अमाशय से आए पाचक रस क्या होता है? उपस्थित एंजाइम को क्रियाशील हो जाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं। अब उसमें जो उपस्थित प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कर देता है। अब क्षुद्रांत होता है छोटी आंत में। ठीक है, ग्रहणी में पाचन के बाद जो है जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वहां का आंत रस उपस्थित एंजाइम को बचे हुए अपचित ठीक है, ये अपचित है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देता है। जो वहां से बच के आया ग्रहणी से जो भी छोटा छोटा ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो बच के आया वो क्या करेगा? क्षुद्रांत उसका पूर्ण रूप से पाचन करेगा। अब है बड़ी आंत या उसके बाद मलाशय रहता है। क्षुद्रांत में जो भी भोजन का पाचन बच के जो अवशेषण बचता है, अवशेष जो बचता है बाद में भोजन जो है बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। हम लोग जानते हैं कि भोजन में जो भी उपस्थित जल होता है या फिर जल का अवशोषण करने का काम जो है बड़ी आंत करता है। ठीक है, अब भोजन का अपशिष्ट भाग पर एकत्रित होता है तथा समय समय पर मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्या है? मल द्वारा यानी कि एनस गुदा द्वारा जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचा है भोजन का वो बाहर कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो मनुष्य के आहार नाल में किस प्रकार पाचन की क्रिया होता है उसका वर्णन करना है। तो ये स्लाइड में देखेंगे हम लोग। जैसे भोजन पचाने वाला अंग का नाम, जैसे मुख गुहा में लार ग्रंथि होता है और उसे पाचक ग्रंथि के नाम से भी जानता है। इससे लार निकलता है। तो लार या एंजाइम कौन सा निकलता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और टाइलिन प्लस कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? भोजन को माल्टोज शुगर, उसके बाद रस की प्रकृति ये अम्लीय होता है। जो भी रस निकलता है वो अम्लीय होता है। उसके बाद क्या होता है?
अमाशय में यकृत पाया जाता है, यानी कि इसी को पित्ताशय बोलते हैं। यहाँ पे पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन को उत्तेजित करता है। अब ये कैसा प्रकृति का रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो ये अम्लीय प्रकृति का रहेगा। उसके बाद ड्यूोडेनम में जाता है अमाशय आंत की दीवार उत्पन्न करने वाले रस, यानी कि ये ट्रेप्सिन नहीं है और ये भोजन को जल्दी पचने नहीं देता है। ये नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भोजन को बहुत जल्दी पचा देगा, ठीक है, तो इसके लिए इसको क्षारीय रस देता है, ठीक है, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देती है और पेप्सिन और प्रोटीन को पेप्टोन बना देता है। और ये इसका प्रकृति कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। चलिए अगला है जेजुनम और इलियम। अगला है जेजुनम और इलियम। यहाँ पे लार पाचक रस, बाइकार्बोनेट, पित्तरस, अग्नाशय रस और आंतरस। यहाँ पे एमाइले, पेप्सिन और स्ट्रेप्सिन या लाइपेज या अन्य एंजाइम होता है। अब इसका काम क्या है, पित्तरस को, भोजन की अम्लीयता को उदासीन कर देना। जो भी पित्तरस है यहाँ पे आके फिर क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, इसका प्राकृतिक क्षारीय हो जाता है, ठीक है। और अग्नाशय का रस को क्षारीय बनाता है, ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। वसा को छोटे छोटे ग्लोबल में इमाल्सन बनाता है, ये भी क्षारीय रहेगा, ठीक है। और ट्रिप्सिन प्लस पेप्टोन ये क्या बनाता, अमीनो अम्ल, और ये भी कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। एमाइलोपेप्सिन और शर्करा ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अस्ट्रेपेप्सिन प्लस वसा जो है भोजन वाला जो वसा होगा वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अपच पोषक का पाचन छोटी आंत में हो जाएगा जो आंत रस की सहायता से होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अंतिम क्वेश्चन है 8वां नंबर प्रश्न। इसमें आप लोग को सिर्फ एक डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है, मनुष्य का पाचन तंत्र का एक डायग्राम। तो इसी में आपको 5 नंबर मिल जाएगा सिर्फ डायग्राम में। तो डायग्राम को अच्छे से बनाना है, ठीक है। देखिए इसमें डायग्राम में सबसे पहले मुख गुहा होगा, ठीक है, ये मुख होगा। यहां से यहाँ के बाद जो है भोजन ग्रासनी या फिर ग्रास नली द्वारा अमाशय में आता है, ये अमाशय है, ठीक है, ये अमाशय है। उसके बाद अमाशय के बाद भोजन जो है ये छोटी आंत में जाएगा। यहाँ पे ये सभी क्या है, छोटी आंत है या फिर इसी में क्षुद्रांत होता है, ठीक है। अब ये छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के बाद जो है एनस गुद्दा द्वारा भोजन बाहर हो जाएगा। तो ये फिगर को आप लोग को बढ़िया से ड्रॉ करना है अगर एग्जाम में बोला जाए तो, इसी के लिए आपको पूरे का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग शोषण पढ़ेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।